सीरीज खज़ां की बारिश, किताब नंबर 2 बादल डकैत, मुसन्निफ ए हमीद, आवाज़ लुबाबा हैदर, पेशकश मीरे कारवां। पार्ट 20। जब नदीम को लेकर फौजी जीप नजमी की निगाहों से ओझल हो गई तो वो दिल पकड़कर वहीं बैठ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ कैसे हो गया। क्या किसी ने उसकी मुखबिरी कर दी थी? लेकिन ये तो फौजी जीप थी। नदीम को भारतीय फौज के सिपाहियों ने गिरफ्तार किया था। ये बंगाल की पुलिस नहीं थी। नजमी बंगाली पुलिस की वर्दी को दूर से पहचान सकती थी। ये बात नजमी से छुपी हुई नहीं थी कि नदीम पाकिस्तान से वीजा लेकर भारत आया था। उसका वीजा दिल्ली का था, जहां से वो सिर्फ नजमी की खातिर लापता होकर कलकत्ता आ गया था और तब से लेकर अब तक मुसीबतें सह रहा था। ये सारी अजियतें उसने सिर्फ नजमी की खातिर बर्दाश्त की थी और ना जाने अब उसे तशद्दुद और अजियत के किन किन गैर इंसानी मरहलों से गुजरना था। ये सोचकर नजमी की आंखों में आंसू आ गए। वो खाली झोपड़ी की दीवार से लगकर बैठी नदीम के लिए आंसू बहाने लगी। उसे लाहौर में अपने कॉलेज और नदीम से मोहब्बत का वो जमाना याद आ गया जब वो अपने वतन की आज़ाद फिजाओं में एक दूसरे से मिला करते थे। बाग जिना के ओपन एयर कैफे के केबिन में और कैंपस के कैफेटेरिया में बैठकर चाय पिया करते थे और मोहब्बत भरी बातें किया करते थे। काश उसके माँ बाप नदीम के रिश्ते को मंजूर कर देते। काश वो अपने घर से भागने का फैसला ना करती। लेकिन अब पछताने से और गुजरी हुई हसीन यादों को दिल में लाने से कुछ नहीं हो सकता था। जब रोने से नजमी के दिल का गुबार कुछ हल्का हुआ तो अचानक उसे ख्याल आया कि वो भी तो खतरे में है। वो अकेली है, निहत्ती है और मान सिंह डाकू के आदमी उसकी तलाश में वहां भी आ सकते हैं। नजमी ने जल्दी से उठकर अपनी साड़ी के पल्लू को कमर के साथ बांधा, बालों को दुरुस्त किया और झोपड़ी से निकलकर कच्चे रास्ते की तरफ चलने लगी। नदीम उसे 100 के 5 नोट देकर गया था। नजमी की आंखों में चलते चलते फिर आंसू आ गए। काश ये रकम उसने अपने पास रखी होती। वो फौजियों को रिश्वत देकर भाग भी सकता था। लेकिन ये नजमी की खुशफहमी थी। नदीम पर पाकिस्तानी जासूस होने का इल्जाम था। इंडियन फौजी उसे कभी नहीं छोड़ सकते थे। नजमी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, सिर्फ नारियल का पानी ही पिया था। उसे अपने जिस्म में नकाहत महसूस हो रही थी, मगर भूख उसे बिल्कुल नहीं थी। नदीम की गिरफ्तारी की वजह से उसकी भूख जैसे मर गई थी। उसे अभी 3 कोस का फासला तय करना था। कच्चे रास्ते की दोनों जानिब कहीं कहीं नारियल की तरफ झुके हुए थे। नजमी रास्ते की एक जानिब होकर किनारे किनारे चल रही थी। बमुश्किल उसने 1 फरलांग का फासला तय किया होगा कि उसे पीछे से एक बैलगाड़ी आती नजर आई। इस किस्म की बैलगाड़ियां बंगाल के देहात में आम चला करती हैं। उनके ऊपर बांस की तीलियों से बना हुआ गुंबदनुमा छत पड़ी होती है। एक बूढ़ा बंगाली देहाती गाड़ी के आगे बैठा बैलों को हाँक रहा था। नजमी रुक गई। जब बैलगाड़ी करीब आई तो नजमी ने बंगला जुबान में बूढ़े से कहा कि वो उसे पक्की सड़क तक ले जाए। बूढ़े ने गाड़ी रोक दी और नजमी को बिठा लिया। नजमी ने बूढ़े को बताया कि वो धूलघाट में अपनी मासी से मिलने आई थी, जो किसी दूसरे गांव गई हुई है। अब वो वापस शहर की लारी पकड़ना चाहती है। पक्की सड़क पर आकर नजमी गाड़ी से उतरकर लारियों के अड्डे पर आ गई। यहाँ कुछ देहाती इधर उधर बैठे लारी के आने का इंतजार कर रहे थे। किसी ने नजमी की तरफ को खास ध्यान नहीं दिया। नजमी को पहचाने जाने की फिक्र भी नहीं थी। वो तो भारत की शहरी हो चुकी थी और डाकुओं के जंगल से फरार होकर आ रही थी। वो मुलजिमा नहीं थी। थोड़ी देर बाद कलकत्ते जाने वाली लारी आ गई। नजमी बोझल दिल के साथ उसमें सवार हो गई और लारी कलकत्ता की तरफ रवाना हो गई। दूसरी तरफ नदीम को लेकर बंगाल राइफल्स की फौजी जीप कलकत्ते के मज़ाफात से गुजरती हुई दरिया हगली का हावड़ा ब्रिज अबूर करके शहर के बारौनक बाजारों में पहुंच चुकी थी। नदीम को कुछ पता नहीं था कि उन लोगों का हेडक्वार्टर कहाँ है जहां वो उसे ले जा रहे हैं। वो खुली जीप के दरमियान 4 बंगाली फौजियों के दरमियान सर झुकाए बैठा नजमी के बारे में सोच रहा था। उसे इस बात की बड़ी खुशी थी कि नजमी इन फौजियों के काबू में आने से बच गई थी, वरना एक पाकिस्तानी जासूस की मदद करने के इल्जाम में ना जाने उस पर क्या कयामत गुजरती। जब जीप चली थी तो नदीम को इन इंडियन फौजियों ने अपने घुटनों में तकरीबन दबोच रखा था, लेकिन रास्ते में झटके लगते रहे थे और अब सूरत हाल ये थी कि फौजियों की ब्रेन गनों का रुख जरूर नदीम की तरफ था, लेकिन वो उनके दरमियान जीप के फर्श पर जरा खुलकर बैठा हुआ था। यह इसकी खुशकिस्मती थी कि उसके हाथ पीछे नहीं बांधे गए थे। नदीम के दिल में कलकत्ता शहर के बाजारों में आते ही ये ख्याल आया कि वो फरार होने की कोशिश करे तो फरार हो सकता है। अगरचे उसमें जान जाने का खतरा मौजूद था, लेकिन फौज और फिर बंगाल और दिल्ली पुलिस के तशद्दुद के बाद भी वो जिंदा नहीं रह सकता था। मरना तो उसे था ही, तो फिर क्यों ना एक बार जान की बाजी लगा दी जाए। नदीम ने इस ख्याल के आते ही झुके हुए सर के साथ बाजार का जायजा लेना शुरू कर दिया। जीप जिस बाजार से गुजर रही थी वहाँ ट्रैफिक और पब्लिक का रश इतना ज्यादा नहीं था। बाजार भी कुशादा था।
اگر وہ چھلانگ لگا کر باہر بھاگتا ہے تو پیچھے سے برین گنوں کی نکلی ہوئی گولیاں اسے بازار میں ہی بھون سکتی تھیں۔ دوسرے جیپ کی رفتار بھی تیز تھی۔ اس رفتار پر جاتی ہوئی جیپ سے اگر وہ چھلانگ لگائے تو سڑک پر گرنے کے بعد زخمی ہو جانا یقینی تھا۔ ندیم خاموشی سے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا رہا۔ بنگالی فوجی سگریٹ کا دھواں اڑاتے ہوئے ایک دوسرے سے بنگلہ زبان میں خدا جانے کیا باتیں کر رہے تھے۔ ایک فوجی کا گھٹنا ابھی تک ندیم کی پسلیوں سے برابر ٹکرا رہا تھا۔ فوجی جیپ کشادہ بازار کا موڑ گھوم کر نسبتاً چھوٹے بازار میں داخل ہو گئی۔ اس بازار میں دکانوں پر کافی رش تھا۔ بازار میں بھی بنگالی لوگ زیادہ تعداد میں آ جا رہے تھے۔ ندیم چوکنا ہو گیا۔ اس کے جسم میں خون گرم ہو کر گردش کرنے لگا۔ اس نے بازار میں نکلتی ہوئی کچھ چھوٹی گلیاں بھی دیکھی۔ جیپ کی رفتار بھی ہلکی ہو گئی تھی۔ ندیم جہاں بیٹھا تھا وہاں جیپ کا عقبی دروازہ کھلا تھا، بلکہ دروازہ تھا ہی نہیں، اس کا منہ بھی بازار ہی کی جانب تھا۔ اس کے آگے ایک چھوٹی سی آڑ تھی جس پر سے ندیم آسانی سے چھلانگ لگا سکتا تھا۔ یہ ایک انمول موقع تھا۔ ندیم کے کان گرم ہو گئے، آنکھیں سکڑ گئیں، پاؤں کے پنجے کینوس کے جوتوں کے اندر سمٹ گئے۔ اس نے دونوں ہاتھ بغلوں سے نکال کر ایک مصنوعی چھینک ماری اور اس کے ساتھ ہی اللہ کا نام لے کر چلتی جیپ میں سے سڑک پر چھلانگ لگا دی۔ وہ پیچھے کی طرف آ کر گرا۔ اسے جیپ کے ایک دم بریک لگنے سے فوجیوں کے شور مچانے کی آواز آئی۔ وہ اٹھا اور لوگوں کی ٹانگوں میں گھس کر ایک طرف کو بھاگا۔ وہاں لوگ اتنے تھے کہ فوجی فائر نہیں کر سکتے تھے، پھر بھی اسے گولیوں کی آوازیں سنائی دی۔ یہ یقیناً ہوائی فائرنگ تھی۔ ندیم جوان تھا، اس کی رگوں میں جوان خون گردش کر رہا تھا۔ وہ خوب جانتا تھا کہ ملٹری انٹیلیجنس اور پولیس کا محکمہ اس کے ساتھ کس قسم کا وحشیانہ سلوک کرنے والا ہے۔ اس کے اندر زبردست طاقت آ گئی تھی۔ بازار میں بھگدڑ سی مچ گئی۔ ندیم کو سامنے گلی نظر آئی۔ وہ بے تحاشا دوڑتا ہوا اس گلی میں گھس گیا۔ فوجی بوٹوں کی بھاری آواز اس کے کانوں میں کا پیچھا کر رہی تھی۔ ندیم کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ گلی آگے جا کر کہاں نکلتی ہے، اور نکلتی بھی ہے یا کہیں آگے جا کر بند ہو جاتی ہے۔ گلی میں اس نے بھاگتے ہوئے صرف اتنا دیکھا کہ دائیں بائیں مکانوں یا فلیٹوں کے زینے تھے جن کے دروازوں پر عورتیں بیٹھی بیڑیاں بنا رہی تھیں۔ ندیم دوڑتا چلا گیا۔ پیچھے فائر ہوا۔ اسے یوں لگا جیسے گولی اس کے کان کے قریب سے گزر گئی ہو۔ پھر ایک پوری باڑ کی تڑتڑاہٹ سنائی دی اور ندیم دیوانہ وار ایک چھوٹی سی گلی میں گھس گیا جو اس گلی میں سے دائیں طرف نکلتی تھی۔ وہ بھاگ کر آگے گیا تو اس کا دل زور سے اچھلا۔ گلی آگے سے بند تھی۔ ندیم کو کیا معلوم تھا کہ یہ گلی آگے جا کر بند ہو جائے گی۔ اپنی جان بچانے کے لیے اسے جو گلی سامنے نظر آئی وہ اس میں گھس گیا تھا۔ کلکتہ ویسے بھی اتنا بڑا شہر تھا کہ یہ علاقے ندیم کے لیے بالکل اجنبی تھے۔ بنگال رائفلز کے انڈین فوجی اس کے پیچھے بھاگتے چلے آ رہے تھے۔ ندیم کے پاس مڑ کر دیکھنے کی مہلت بھی نہیں تھی۔ اسے اپنے دائیں جانب ایک مکان کا دروازہ کھلا نظر آیا۔ وہ کچھ نہیں جانتا تھا کہ یہ کس کا مکان ہے اور اس میں کون رہتا ہے۔ وہ اندھا دھند اس مکان کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر جاتے ہی ندیم نے غیر شعوری طور پر دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ اس کے ساتھ ہی اسے سامنے والے کمرے سے کسی بھاری بھرکم مرد کی آواز سنائی دی۔ کون ہے اوئے؟ لہجہ پنجابی اور ضلع جھنگ کا تھا۔ کمرے کے دروازے پر پردہ لٹک رہا تھا۔ ندیم نے سوچا جو ہوگا دیکھا جائے گا، موت تو اس کے سر پر پہنچ ہی چکی ہے۔ وہ پردہ ہٹا کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ اونچی پشت والے پلنگ پر ایک پکی عمر کا آدمی بوسکی کی قمیص اور نیلے ساٹن کی دھوتی پہنے نیم دراز لیٹا حقہ پی رہا تھا۔ ندیم کی نگاہ بے اختیار دیوار پر پڑی جہاں مکے مدینے کا پتہ لگا ہوا تھا۔ یہ آدمی مسلمان تھا۔ اس خیال کے آتے ہی ندیم نے کلمہ شریف بلند آواز میں پڑھتے ہوئے کہا، میں مسلمان ہوں، پولیس میرے پیچھے لگی ہے، اس وقت آپ مجھے بچا لیں، میں بے قصور ہوں۔ وہ آدمی حقے کی نہ کو آگے سے ہٹاتے ہوئے اٹھا۔ اس نے اپنے لمبے بال خضاب سے کالے کیے ہوئے تھے، رنگ سانولا، جبڑا چوڑا اور ناک یونانیوں کی طرح ستوا تھا۔ خدا جانے اس کے دل میں ندیم کے کلمہ شریف پڑھنے کا کیا اثر ہوا یا کیا بات تھی کہ اس آدمی نے ندیم کو اپنے ساتھ لیا اور کمرے سے ملحقہ کوٹری میں لے گیا۔ وہاں لکڑی کے بے شمار خالی کھوکے پڑے تھے۔ اس کھوکے میں چھپ کر بیٹھ جاؤ۔ ندیم خالی کھوکے میں اتر کر بیٹھ گیا۔ اس آدمی نے اوپر لکڑی کا تختہ ڈال کر ایک خالی کھوکا اس کے اوپر رکھ دیا۔ اتنے میں دروازہ زور زور سے دھڑ دھڑانے کی آواز آئی۔ پھر باہر سے انڈین فوجی کی آواز بلند ہوئی، دروازہ کھولو، جلدی کرو، دروازہ کھولو، نہیں تو ہم اسے توڑ دیں گے۔ ندیم نے اپنا سانس روک لیا۔ اس کے کان باہر کی آوازوں پر لگے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی کسی نے تہمکانہ انداز میں پوچھا، ادھر کوئی بھگوڑا تو نہیں آیا؟ ادھر کوئی نہیں آیا جوان۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ ندیم کے محسن نے کہا۔ دوسرے فوجی کی آواز بلند ہوئی، تلاشی لو گھر کی۔ ندیم کھوکے کے اندر سے مٹ سا گیا۔ اسے کمرے میں فوجی بوٹوں کی آواز سنائی دی۔
پھر چیزیں ادھر ادھر گھسیٹی جانے لگی. انڈین ملٹری آفیسر کی آواز سنائی دی, اوپر جا کر سرچ کرو. پھر کسی نے کوٹری کے دروازہ کھول کر پوچھا, یہاں کیا ہے؟ ندیم کو میزبان کی آواز سنائی دی, ادھر ہمارے کھوکے کا سامان پڑا ہے, ہم ڈرائی فروٹ کا بزنس کرتا ہے مارکیٹ میں. آپ کو بولا نا صاحب کہ ادھر کوئی نہیں آیا, اگر وہ بھگوڑا آیا تو ہم اسے پکڑ کر تھانے لے جائے گا. انڈین فوجی خالی کھوکوں کو ٹھوکرے مار کر دیکھ رہا تھا. ندیم جس کھوکے میں بند سہما ہوا تھا اس کے اوپر والے کھوکے کے تختے کو اٹھانے اور پھر زور سے بند کرنے کی آواز آئی. ندیم دل میں خدا سے اپنے تحفظ کی دعائیں مانگنے لگا. انڈین فوجی اوپر والا خالی کھوکا دیکھ کر کوٹری سے باہر نکل گیا تھا. اب مکان کا مالک بھی مطمئن ہو گیا تھا. اس نے آواز میں زور پیدا کرتے ہوئے کہا, جناب تم فکر نہ کرو, ادھر کوئی بھگوڑا آیا نا تو ہم اسے پکڑ کر یہیں بند کر دے گا. اب فوجی افسر کی آواز سنائی دی, وہ نوجوان ہے, رنگ سانولا ہے, داڑھی بڑی ہوئی ہے, نسواری جیکٹ اور پتلون میں ہے, وہ پاکستانی جاسوس ہے. تم نے اسے پکڑا نا تو تمہیں فوج سے انعام ملے گا. فکر نہ کرو, ہم کو انعام کا لالچ نہیں ہے صاحب. پاکستانی جاسوس ادھر آیا تو بچ کر نہیں جائے گا. مالک مکان کی آواز آئی. فوجی بوٹوں کی آواز کمرے سے باہر نکل گئی. پھر خاموشی چھا گئی. ندیم نے خالی کھوکے کے اندھیرے میں سکڑ کر بیٹھتے ہوئے آنکھیں بند کر کے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے دشمن سے اسے بچا لیا تھا. کوٹری کا دروازہ کھلا. پھر اوپر والا کھوکا ہٹا کر ندیم کے کھوکے کا تختہ ہٹا دیا گیا. کوٹری کی نیم روشن فضا میں ندیم نے اپنے محسن کا چہرہ دیکھا اور کھوکے میں سے باہر نکلتے ہوئے بولا, میں پاکستانی جاسوس نہیں ہوں. یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے. میں پاکستانی ضرور ہوں پر جاسوس نہیں ہوں. مالک مکان نے ندیم کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے پیچھے آنے کو کہا. وہ ندیم کو دوسری منزل پر لے گیا. یہ ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا جس کی گلی کی طرف کھلنے والی کھڑکیاں بند تھیں. یہاں دیوار کے ساتھ بانس کی 2 آرام دہ کرسیاں پڑی ہوئی تھیں. سامنے والی دیوار کے ساتھ ایک پلنگ بچھا تھا جس پر لگی مچھردانی اوپر کو الٹ دی گئی تھی. سامنے شاید غسل خانے کا دروازہ تھا جس کے باہر تانبے کی بالٹی اور لوٹا رکھا تھا. مالک مکان دروازہ بند کر کے پلنگ پر بیٹھ گیا. جیب سے بیڑی نکال کر سلگائی اور ندیم سے بولا, بیٹھ جاؤ سامنے. ندیم بانس کی کرسی پر بیٹھ گیا. وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ مالک مکان نے اسے ہاتھ ہلا کر خاموش رہنے کو کہا اور بیڑی سلگا کر بولا, بھائی جی, میں نے تمہیں مکان میں چھپا کر جانتے ہو کتنا بڑا خطرہ مول لیا تھا. میں نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ تم نے اندر آتے ہی کلمہ شریف پڑھا تھا. میں نے سب کچھ خدا اور اس کے رسول کے لیے کیا ہے. اب مجھے صاف صاف بتاؤ کہ اگر تم پاکستانی ہو تو یہاں کیسے آ گئے اور ملٹری تمہارے پیچھے کیوں لگی ہوئی ہے؟ اگر تم پاکستانی جاسوس نہیں ہو تو پھر یہ چھپتے کیوں پھر رہے ہو؟ ندیم کو وہ مخلص اور سچا مسلمان نظر آیا. اس نے سوچا کہ اسے سب کچھ صاف صاف بتا دینا چاہیے کہ اصل ماجرا کیا ہے. پھر بھی اس نے اپنے دل کا حال زبان پر لانے سے پہلے پوچھا, لگتا ہے آپ پنجاب کے رہنے والے ہیں اور سچے مسلمان ہیں. آپ کلکتے میں کب سے ہیں؟ میرا نام ملک یحییٰ ہے. ہم اصل میں چنیوٹ کے رہنے والے ہیں لیکن ایک مدت سے کلکتے میں فروٹ کا بزنس کر رہے ہیں. میں اور میرے بیوی بچے بھارت کے شہری ہیں. میرے بچے چنیوٹ اپنے رشتہ داروں سے ملنے پاکستان گئے ہوئے ہیں. اب تم مجھے اپنے بارے میں ساری بات سچ سچ بتا دو. شاید میں تمہاری کوئی مدد نہ کر سکوں کیونکہ مسلمان یہاں خطرہ مول نہیں لے سکتے, لیکن یہ وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ تمہارے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا. تب ندیم نے شروع سے لے کر آخر تک چنیوٹ کے نیک دل ملک صاحب کو ساری کہانی بیان کر دی کہ کس طرح وہ اپنی محبوبہ نجمی کے ساتھ لاہور سے بھاگ کر کراچی پہنچا کہ اس سے شادی کرے گا, اور اس کے بعد کیسے نجمی اغوا ہو کر بھارت پہنچا دی گئی, اور پھر وہ ویزا لے کر دہلی آ گیا اور نجمی کی تلاش میں کیسے سوناگاچی پہنچا جہاں نجمی چندا بائی کے روپ میں مجرا کرتی تھی. پھر کیسے کیسے ہولناک حالات سے گزر کر وہ نجمی عرف چندا بائی کو ڈاکو مان سنگھ کے جنگل سے چھڑا کر ایک گاؤں میں پہنچا اور وہاں گرفتار کر لیا گیا کیونکہ یہاں کی فوج اور پولیس اسے پاکستانی جاسوس سمجھتی ہے اور برابر اس کی تلاش میں تھی. ندیم نے یہ ساری داستان پنجابی میں بیان کی تھی. جب وہ اپنی کہانی سنا چکا تو ملک صاحب نے دوسری بیڑی سلگائی. اٹھ کر کھڑکی کے پاس گئے. کھڑکی کھول کر نیچے گلی میں جھانکا. کھڑکی بند کر کے ندیم کے پاس آ کر بولے, پہلے تم کپڑے بدل لو. ملک صاحب نے ندیم کو کھدر کا ایک کرتا, کالی واسکٹ اور دھوتی دی جسے ندیم نے فوراً پہن لیا. ملک صاحب نے ندیم کے کپڑے گٹھری میں باندھ کر پلنگ کے نیچے چھپا دیے. تم بیٹھو, میں تمہارے لیے چائے لے کر آتا ہوں. ملک صاحب نیچے اتر گئے. ندیم اس کے چھوٹے سے فلیٹ میں اکیلا رہ گیا تو اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہونے لگے. کہیں یہ آدمی اسے گرفتار تو نہیں کرا دے گا. ندیم کے دل میں اس قسم کے خیالات کا پیدا ہونا قدرتی بات تھی
क्योंकि वो नामसाइद हालात से गुजर रहा था। उसके साथ ही उसे ख्याल आया कि मलिक साहब एक सच्चे मुसलमान हैं। अगर उन्हें गिरफ्तार करवाना ही होता तो तब करवाते जब फौजी अंदर आए थे। थोड़ी देर बाद मलिक साहब एक छोटे से ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुए। ट्रे में एक बन मक्खन, चाय की एक चैनक और 2 प्यालियां रखी थी। घर में कोई नहीं है, नौकर भी नहीं आया आज। ये अच्छी बात हुई, नौकर हिंदू बंगाली है। उसको तुम्हारा पता चल जाता ना तो हो सकता है वो पुलिस को जाकर खबर कर देता। ये चाय मैं बाजार वाले होटल से लाया हूँ, लो पियो। नदीम को बड़ी भूख लग रही थी। वो बन मक्खन खाने लगा। मलिक साहब चाय प्यालियों में डालते हुए बोले, अब तुम क्या चाहते हो? यहाँ तुम ज्यादा देर नहीं ठहर सकते। तुम इस इलाके में गुम हुए हो, लिहाजा फौज के आदमी सफेद कपड़ों में यहाँ जरूर तुम्हारी सुराग रसानी के लिए लगा दिए जाएंगे। बल्कि पुलिस के खुफिया आदमी तो अब तक बाजार में मंडलाने भी लगे होंगे। जिस लड़की के पीछे तुम अपनी जान पर खेलकर यहाँ तक आ गए हो, वो तुम्हारे कहने के मुताबिक तुम्हारे साथ पाकिस्तान जाने पर राजी नहीं है। तो फिर तो भाई जी, मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि चुपके से कलकत्ते में जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का दफ्तर है ना, वहां जाकर पनाह हासिल कर लो। सारे झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। क्या ख्याल है तुम्हारा? नदीम खामोशी से चाय पी रहा था। मलिक साहब की बात उसने बड़े गौर से सुनी। जब वो बात खत्म कर चुके तो वो बोला, मलिक साहब, नजमी के दिल में यूं ही अपने दुश्मनों से बदला लेने का भूत सवार है। ये आर्जी किस्म का जज्बा है। मैं उसे पाकिस्तान जाने पर राजी कर लूंगा। मैं चाहता हूँ कि मुझे उससे मिलकर एक बार खुलकर बात करने का मौका मिल जाए। नदीम ने अकलमंदी ये की थी कि मलिक साहब को ये नहीं बताया था कि जकरिया स्ट्रीट वाले सेठ जब्बार अली ने उसे अपने पास पनाह दी थी। उसके दिल में यह ख्याल था कि हो सकता है सेठ जब्बार अब उसकी मदद ना करे। ऐसी सूरत में मलिक साहब उसके काम आ सकते थे। इस बिना पर नदीम ने उनके आगे अपना दिल खोल कर रख दिया। मलिक साहब चाय का घूंट भरने के बाद बोले, तुम अपनी चंदा से कैसे मिल सकते हो? वो तो सोनागाची में होगी। तुम वहां गए तो पकड़ लिए जाओगे और मैं भी मुसीबत में फंस जाऊंगा। ना भाई ना, तू अपने मुल्क के सिफारत खाने चला जा। तेरे लिए बेहतर यही है। तुम्हारी चंदा तो यहाँ की शहरी बन चुकी है, उसका ख्याल दिल से निकाल दो तो ही बेहतर है। मगर नदीम भी कैसे गवारा कर सकता था? वो नजमी को लिए बगैर पाकिस्तान वापस जाने का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। उसने मलिक साहब को कायल करने की बहुत कोशिश की, पर वो ना माने। नदीम ने सोचा कि मलिक साहब अपने तौर पर ठीक ही कह रहे हैं। वो जितनी मदद उसकी कर सकते थे, उन्होंने अपनी और अपने बाल बच्चों की जिंदगियों को दांव पर लगाकर उसकी मदद कर दी है और उसे एक बार फिर इंडियन मिलिट्री से बचा लिया है। अब अगर उन्हें मजीद मजबूर किया गया तो ये उनके साथ ज्यादती होगी। चुनाचे नदीम ने सेठ जब्बार के पास ही वापस जाने का फैसला कर लिया और मलिक साहब से कहा, आप मुझ पर एक मेहरबानी और कर दीजिएगा। मुझे किसी तरह जकरिया स्ट्रीट वाली मस्जिद नाखुदा में पहुंचा दीजिए। मैं आपका यह एहसान कभी फरामोश नहीं करूंगा। ये मैं कर सकता हूँ। इसके लिए तुम्हें रात का इंतजार करना होगा, क्योंकि दिन के वक्त मैं तुम्हें निकालने का खतरा मोल नहीं ले सकता। खतरा तो रात के वक्त भी होगा, क्योंकि सीआईडी वाले रात के वक्त भी बाहर कहीं ना कहीं छुपे बैठे होंगे। मगर मैं तुम्हें किसी तरीके से ले ही जाऊंगा। अब तुम यहाँ आराम करो पलंग पर। मैं बर्तन लेकर होटल जाता हूँ और बाहर के हालात का जायजा भी लेता हूँ। तुम खिड़की वगैरह मत खोलना, क्योंकि मैं बाहर से मकान के दरवाजे पर ताला डालकर जाऊंगा। मलिक साहब ट्रे लेकर बाहर चले गए। नदीम कुर्सी पर से उठा और पलंग पर दराज हो गया। वो रात भर का जागा हुआ था। यहाँ उसे बहुत हद तक तहफ़्फ़ुज़ भी मिल गया था। उसने आंखें बंद की ही थी कि नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। मलिक साहब मकान के दरवाजे पर ताला लगाकर खाली बर्तन लेकर होटल में आ गए। होटल बाजार में था। बाजार में बड़ी रौनक थी। होटल वाला मलिक साहब का मोहल्लेदार था। उसे मालूम था कि आज मलिक साहब का नौकर नहीं आया, जिसकी वजह से उन्हें खुद चाय लेकर घर जाना पड़ी। वो ये भी जानता था कि मलिक साहब अक्सर नाश्ता वगैरह अपने घर पर ही किया करते हैं। मलिक साहब होटल के मालिक के पास पहुंचकर कुर्सी पर बैठकर उससे बंगला में बातें करने लगे। होटल का मालिक हिंदू बंगाली था। मलिक साहब की निगाहें बाजार में आने जाने वालों का जायजा ले रही थी। उन्हें सीआईडी वालों को पहचानने में महारत नहीं थी। वो यूं ही लोगों को आते जाते देख रहे थे। अगर कोई गली की तरफ जरा सा भी देखता तो मलिक साहब यही समझते कि ये जरूर सीआईडी वाला है। उन्होंने दिल में सोच लिया था कि पाकिस्तानी नौजवान नदीम को मकान से रात के वक्त किस तरह निकालकर मस्जिद नाखुदा तक पहुंचाना है। वहां बैठकर उन्होंने चाय का एक गिलास मंगवाया और उसे पीते हुए बातें करते रहे। पौन घंटे बाद मलिक साहब वापस मकान में आए तो नदीम गहरी नींद सो रहा था। उन्होंने उसे ना जगाया और नीचे वाले कमरे में जाकर हुक्का पीने लगे। अपने दिल में उन्होंने अपने पाकिस्तानी मेहमान को रात के वक्त वहां से निकालकर मस्जिद तक पहुंचाने के लिए जो स्कीम बनाई थी, उस पर अमल दरामद भी रात के वक्त ही शुरू होना था। दोपहर के वक्त मलिक साहब बाजार में एक बार फिर गए और वो मकान पर ताला डालते हुए गए। बाजार में कोने वाले होटल से उन्होंने बिरयानी के 2 पैकेट खरीदे और वापस आ गए। उस वक्त तक नदीम बेदार हो चुका था। दोनों ने मिलकर खाना खाया। मलिक साहब ने पूछा,
मस्जिद नाखुदा में तुम किसके पास जाओगे? नदीम ने सेठ जब्बार का नाम लिए बगैर कहा, वहां मेरा एक वाकिफ का रहता है, वो मुझे सोनागाची नजमी के पास पहुंचा देगा। मलिक साहब ने उसके बाद मजीद कुछ नहीं पूछा। खाना खाने के बाद नदीम ने मलिक साहब से पूछा कि वो उसे मस्जिद तक कैसे पहुंचाएंगे। मलिक साहब बीड़ी पीते रहे। वो दोनों ऊपर वाले कमरे में लेटे थे। फिर मलिक साहब बोले, रात को मेरी छोटी वैगन यहाँ माल लेकर आएगी, मैं तुम्हें खाली खोखे में छुपा दूंगा। तुम्हारा वाला खोखा भी कुछ दूसरे ड्राई फ्रूट से भरे हुए खोखों के साथ ही वैगन में रख दिया जाएगा। मेरे 2 आदमी वैगन के साथ होंगे। तुम खोखे के अंदर खामोश रहना। मेरे किसी नौकर को तुम्हारे बारे में मालूम नहीं होगा। मैं वैगन के साथ रहूंगा। मस्जिद नाखुदा के पास जाकर मैं वैगन रुकवा लूंगा। दोनों नौकरों को मैं किसी तरीके से वहां से थोड़ी देर के लिए अपने दूसरे गोदाम की तरफ भिजवा दूंगा। इस दौरान हमें मौका मिल जाएगा कि तुम खोखे से निकलकर मस्जिद नाखुदा में जा सको। नदीम को यह मंसूबा बड़ा मुनासिब और महफूज महसूस हुआ। मलिक साहब ने बताया कि गली के बाहर CID वाले जरूर मौजूद होंगे। उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए यही स्कीम सबसे बेहतर रहेगी। दोपहर के बाद नदीम फिर आराम करने लेट गया। वो इस मौके से पूरा फायदा उठाते हुए अपने जिस्म को आराम पहुंचाना चाहता था, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि आगे इसकी किस्मत में कितनी बेआरामी लिखी हुई है। मलिक साहब दोपहर के वक्त ताला लगाकर वैगन का इंतजाम करने चले गए। वो शाम को वापस आए तो नदीम जाग रहा था। अगरचे अंधेरा हो गया था, मगर नदीम ने मलिक साहब के आने तक कोई बत्ती रोशन नहीं की थी। मलिक साहब ताला खोल कर आए तो उन्होंने बत्ती जलाई और ऊपर वाले कमरे में आकर नदीम को बताया कि सारा इंतजाम हो गया है। रात को भी नदीम ने मलिक साहब के साथ ही बैठकर खाना खाया। मलिक साहब ने कहा, भाई जी तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ, मैं वक्त पर तुम्हें जगा दूंगा। नदीम को नींद नहीं आ रही थी। उसने काफी आराम कर लिया था, मगर फिर भी वो मलिक साहब के कहने पर बिस्तर पर लेट गया। मलिक साहब नीचे वाले कमरे में लेटे अखबार वगैरह पढ़ते रहे। जब रात के ठीक 12 बजे उन्होंने ऊपर वाले कमरे में आकर नदीम को जगाया और कहा, मेरे आदमी वैन लेकर आ रहे हैं, तुम जल्दी तैयार हो जाओ। मेरा ख्याल है तुम्हें यहाँ से निकलते हुए अपनी वाली जैकेट और पतलून पहन लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे लिए उन्हें किसी जगह छुपाना मुश्किल हो जाएगा। तुमको तो अब लकड़ी के खोखे में ही बैठना है। मैंने तुम्हारे वाले खाली खोखे में ताज़ा हवा के लिए सुराख कर दिए हैं, और फिर मस्जिद नाखुदा यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है। तुम्हें थोड़ी देर के लिए अंदर बंद रहना होगा। नदीम मलिक साहब के अपना कोई सुराख छोड़कर इन्हें मुश्किल में मुब्तला नहीं करना चाहता था। चुनाचे उसने पलंग के नीचे से पतलून और जैकेट निकालकर धोती कुर्ते की जगह पहन ली। मलिक साहब ने जेब से 10-10 के 10 नोट निकालकर नदीम को दे दिए। ये तुम अपने पास रख लो, शायद तुम्हें जरूरत पड़ जाए। नदीम ने बहुत इनकार किया कि वो अपने एक मोहसिन के पास ही जा रहा है, उसे पैसों की जरूरत नहीं है। लेकिन मलिक साहब ने इसरार करके 100 रुपए नदीम की जेब में डाल दिए। फिर वो उसे लेकर कोठरी में आ गए। यहाँ खुश्क मेवों से भरे हुए 20-25 खोखे पड़े थे। उनमें वो खाली खोखा भी था जिसमें नदीम को कल रात छुपाया गया था। मलिक साहब ने उसका तख्ता उतारा और कहने लगे, अभी तुम मेरे कमरे में ही बैठो, मेरे आदमी जब आएंगे तो तुम इसमें उतर जाना। नदीम मलिक साहब के कमरे में आकर बैठ गया। बत्ती जल रही थी। उसने मलिक साहब का एक बार फिर शुक्रिया अदा किया। मलिक साहब बोले, भाई जी इसकी जरूरत नहीं है, मैंने जो भी कुछ थोड़ा बहुत किया है खुदा और उसके रसूल की खुशनुदी के लिए किया है। फिर वो पाकिस्तान की बातें करने लगे और कहने लगे कि हम पाकिस्तान को इस्लाम का किला समझते हैं। इतने में गली में वैगन के दाखिल होने की आवाज सुनाई थी। मलिक साहब ने हुक्के की नेक तरफ की और बोले, मेरे आदमी आ गए हैं, तुम जल्दी से खोखे में छुप जाओ। नदीम कोठरी में जाकर लकड़ी के खोखे में सिमटकर बैठ गया। खोखे में काफी जगह थी। मलिक साहब ने एक तकिया नदीम के पीछे डाला और तख्ता ऊपर करके 2-3 कीले आरजी तौर पर ठोक दी और आहिस्ता से बोले, तुम अगर चाहो तो जरा सा जोर लगाकर कील उखाड़ सकोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिक्र नहीं करना। दरवाजे पर दस्तक हुई। मलिक साहब कोठरी से निकलकर दरवाजे पर गए। बाहर 2 बंगाली मजदूर खड़े थे जो उनके माल गोदाम में ही काम करते थे। मलिक साहब ने उन्हें बंगला में कहा कि अंदर आकर खोखे वैगन में रख दो। मलिक साहब के यहाँ अक्सर बेशतर माल आता जाता ही रहता था। वैगन गली में बाजार की तरफ रुख किए खड़ी थी। ड्राइवर ने बाहर निकलकर मलिक साहब को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोनट से टेक लगाकर बीड़ी पीने लगा। मजदूरों ने खोखे उठाकर वैगन में रखने शुरू कर दिए। जिस खोखे में नदीम बंद था उसको मलिक साहब ने खुद हाथ लगाकर एहतियात से मजदूर के कांधे पर रखा। खोखा काफी भारी था। कमजोर बंगाली मजदूर जरा डगमगाया तो मलिक साहब ने दूसरी तरफ से सहारा दिया और खुद उसे सहारा देकर वैगन तक लाए। वैगन के पीछे दूसरे खोखे के ऊपर रख दिया। फिर वो उसी जगह खड़े रहे ताकि ड्राई फ्रूट से भरा हुआ कोई दूसरा खोखा उसके ऊपर ना रखा जा सके। जब सारा माल वैगन में आ गया तो मलिक साहब ने मकान को ताला लगा दिया। दोनों मजदूरों को आगे ड्राइवर वाली सीट के पास बैठने को कहा और खुद वैगन के पिछले हिस्से में जाकर नदीम के खोखे के पास बैठ गए। वैगन पीछे से खुली थी। वो गली से निकलकर बाजार में आ गई। बाजार आधी रात के वक्त सुनसान था, मगर खंभों की बत्तियां रोशन थी।
ड्राइवर को मलिक साहब ने समझा दिया था कि वो मस्जिद नाखुदा की तरफ से होकर चले, वहां उन्हें इमाम साहब के यहाँ ड्राई फ्रूट की पेटी रखवानी है। वैगन कलकत्ते की कदरे गुंजान आबादी से निकलकर कुशादा सड़क पर दौड़ने लगी। इसी सड़क के दोनों जानिब ऊंचे ऊंचे फ्लैट थे जिनमें कहीं कहीं रोशनी हो रही थी। मलिक साहब बड़े खुश थे कि सीआईडी या पुलिस वालों से पाला नहीं पड़ा था। नदीम खोखे के अंदर तकिए से टेक लगाए अपने आप को समेट कर बैठा हुआ था। खोखे में गहरा अंधेरा था, मगर तख्ते के सुराखों में से ताज़ा हवा बराबर अंदर आ रही थी। फिर उसे ये इत्मीनान भी था कि थोड़े फासले की बात है, अभी मस्जिद नाखुदा का बाजार आ जाएगा और उसे इस बंद खोखे से निजात मिल जाएगी। जिस बंद खोखे में सुकड़ कर बैठा नदीम की बातें सोच रहा था, उसके बाहर दूसरे खोखे पर मलिक साहब बैठे थे। वैगन आधी रात के सुनसान बाजारों में उड़ी जा रही थी। फिर वैगन ने एक मोड़ काटा और उस सड़क पर आ गई जो आगे जाकर लोअर चितपुर रोड के साथ जा मिलती थी। मस्जिद नाखुदा इसी रोड के आखिरी सिरे पर मशरक की जानिब वाक़ई थी। ये सड़क ज्यादा चौड़ी नहीं थी। वैगन थोड़ी दूर इस सड़क पर गई कि अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी। मलिक साहब गिरते गिरते बचे। खोखे के अंदर नदीम का सर खोखे के तख्ते से हल्के से टकराया। मलिक साहब ने चिल्लाकर बंगला में पूछा, क्या हो गया? गाड़ी क्यों खड़ी की है? उसके साथ ही वो नीचे उतरकर ड्राइवर की तरफ बढ़े तो क्या देखते हैं कि आगे सड़क पर 4-5 आदमी फौजी वर्दी में मलबूस राइफलें ताने खड़े हैं। एक फौजी ने आगे बढ़कर ड्राइवर को घसीटकर सीट से बाहर निकाला और उसे 2-3 थप्पड़ मारकर बंगला में कहा, साले स्मगलिंग करते हो रात के वक्त? कौन है तुम्हारा मालिक? मलिक साहब का दिल धक से रह गया। वो समझ गए कि उनकी खैर नहीं। वो एक ऐसे नौजवान को बचा कर लिए जा रहे हैं जिस पर पाकिस्तानी जासूस होने का इल्जाम है और जिसकी फौज को तलाश है। उन्होंने जल्दी से आगे बढ़कर बंगला जुबान में ही कहा, हुजूर मैं ड्राई फ्रूट का बिजनेस करता हूँ, अपना माल लेकर गोदाम में रखने जा रहा हूँ। उसी बंगला फौजी ने राइफल की नाल का रुख मलिक साहब की तरफ कर दिया और गरज कर कहा, तुम्हारी खैरियत इसी में है कि अपने आदमियों को लेकर यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम सबको गोली से उड़ा दूंगा। नदीम ने ये आवाजें सुनी तो सहम कर रह गया। इतनी बंगाली जुबान वो जानने लगा था कि ये समझ जाए कि फौजी सिपाहियों ने वैगन को अपने घेरे में ले लिया है। मलिक साहब ने जब ये सुना कि फौजी उनको भाग जाने का कह रहे हैं तो वो फौरन समझ गए कि ये असली फौजी नहीं बल्कि लुटेरे हैं जो अक्सर फौजी वर्दियों में मलबूस होकर रात को वारदातें किया करते हैं। अब इस ख्याल से कि नदीम को असल हालात का इल्म हो जाए, उन्होंने हिंदुस्तानी जुबान में जरा बुलंद आवाज में कहा, जनाब हम अपना माल छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आपको अगर जरूरत हो तो ड्राई फ्रूट की 2-4 पेटियां ले लें। उस पर बंगाली फौजी ने उन्हें डांटकर हिंदुस्तानी में ही कहा, भाग जाओ नहीं तो शूट कर दूंगा। उसके साथ ही उसके 2 फौजी साथी उछलकर वैगन के पीछे बैठ गए। दूसरे फौजी अगली सीट पर चढ़ गए और देखते ही देखते वैगन लेकर फरार हो गए। वीरान बाजार में मलिक साहब अपने ड्राइवर और 2 बंगाली मजदूरों के साथ अकेले खड़े रह गए। वो दिल ही दिल में नदीम के लिए दुआ मांगने लगे। इस बात का उन्हें भी इत्मीनान था कि ये असली फौजी नहीं है बल्कि लुटेरे हैं और असली फौजी कभी ऐसा नहीं करते कि माल लेकर फरार हो जाए। मलिक साहब को यकीन था कि नदीम को सूरत हाल का इल्म हो गया है और वो किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर फरार होने में कामयाब हो जाएगा। उन्होंने नकली फौजियों को गुस्से में 2-4 जली कटी सुनाई और मजदूरों से बोले, ये डाकू लुटेरे थे, इनके पास असलहा ना होता ना तो मैं देख लेता इनको, चलो वापस चलो। एक मजदूर ने कहा, सेठ साहब हमें थाने में रपट दर्ज करानी चाहिए। मलिक साहब भला ये कैसे कर सकते थे? छोड़ो इनको, हम क्यों झमेले में पड़े, 4-5 हजार का नुकसान है, बंगला पुलिस खामखा परेशान करेगी। और वो अपने आदमियों को लेकर लोअर चितपुर रोड की तरफ चलने लगे कि शायद वहां से कोई टैक्सी मिल जाए। दूसरी तरफ वैगन में जिसमें बंगाली फौजी सवार थे वापस बड़ी सड़क पर आ गई और उसका रुख दरिया हेगली की जानिब हो गया। नदीम खोखे के अंदर परेशानी के आलम में सहमा बैठा था। उसे सारी सूरत हाल का इल्म हो गया था। वो जान चुका था कि फौजी वैगन को लेकर किसी नामालूम सिमत को जा रहे हैं और उन्होंने मलिक साहब और उनके आदमियों को उतारकर पीछे छोड़ दिया है। मलिक साहब ने हिंदुस्तानी में बात करते हुए नदीम को यह इशारा दे दिया था कि वैगन को फौजी छीनकर लिए जा रहे हैं। वो ये भी समझ गया था कि हिंदुस्तानी में ये बात मलिक साहब ने नदीम को हालात से आगाह करने के लिए की थी, लेकिन अब ये सोचकर उसका दिल डूबा जा रहा था कि अगर ये फौजी है तो वो मौत के मुंह में जा रहा है और उसकी खैर नहीं। नदीम को इन 2 फौजियों की बातें करने की आवाज भी वैगन के शोर में सुनाई दे रही थी जो उसके खोखे के पास ही वैगन में बैठे थे। वो बंगला में बातें कर रहे थे। नदीम उनकी गुफ्तगू से कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वैगन तेजी से हमवार सड़क पर उड़ी जा रही थी। फिर वो एक तरफ को मुड़ गई। ये सड़क ज्यादा हमवार नहीं थी और नदीम को धचके लगने लगे। उसने खोखे की दीवारों से अपने हाथ पांव लगा दिए। खुदा खुदा करके ये सड़क खत्म हुई और वैगन निस्बतन हमवार रास्ते पर चलने लगी। उस सड़क पर भी वैगन कोई आधे घंटे तक चलती रही। नदीम को जो हवा खोखों के सुराख से अंदर आ रही थी उसमें उसे घास की खुशबू सी महसूस होने लगी जो आमतौर पर दरिया के किनारे उगी होती है और आधी दरिया में डूबी होती है।
اس نے یہی نتیجہ نکالا کہ ویگن دریا ہگلی کے آس پاس روا دوا ہے۔ وہ دل ہی دل میں خدا سے دعا مانگتا رہا اور کلمہ پاک کا ورد کرتا سہما وقت بیٹھا رہا۔ ویگن نے 1-2 موڑ کاٹے اور پھر اس کی رفتار ہلکی ہو گئی۔ ایک آخری موڑ گھوم کر ویگن جیسے کسی گیراج میں داخل ہو کر رک گئی۔ اسے بھارتی فوجی جوتوں اور ویگن کے دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں سنائی تھی۔ پھر کسی نے ہندوستانی میں کہا، دادا ویگن کو ادھر نہیں رکھنا۔ یہاں پر پارٹ 20 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 21 سماعت فرمائیں۔